यूपीपीएससी 2021 का जो प्रीलिम्स होने वाला है 24 अक्टूबर 2021 को, प्लस जो आरओ वाला एग्जाम होने वाला है 5 दिसंबर 2021 को, प्लस एएचसी होने वाला है, सभी के लिए ज़रूरी हो सकती है। ये मेनली यूपीपीएससी के प्री के लिए मैं बना रहा हूँ, पीसीएस प्री के लिए। डे 1 होगा, रिवीजन चालू कर रहे हैं। 15 वीडियो मैंने आपको देने का कमिटमेंट किया है। ये वाला वीडियो थोड़ा सा छोटू होगा, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जो इन्वायरमेंट के कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे, फालतू कुकू मत करिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मेन चीज़ यहाँ पे फैक्ट्स हैं, ठीक है, फैक्ट समझने की ज़रूरत है। एक आध वीडियो और देके इन्वायरमेंट के जो जितने जरूरी सेक्शन हैं, जितने जरूरी तथ्य हैं, सारे इसमें कवर कर दिए जाएंगे, टेंशन नहीं। देखिए, पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये NAPCC, ठीक है। इसका मतलब है आपका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। 2008 में ये किया गया था। इसमें 8 मिशन कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि भैया ये इनमें से 2-3 मिशन दे देंगे, कह देंगे कि NAPCC में कौन सा है और कौन सा नहीं है। कई बार क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ईयर भी पूछ सकते हैं। तो ये 8 मिशन है, यहाँ देख लीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, सौर मिशन यानी कि सोलर मिशन हो गया। फिर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी वाला हो गया आपका मिशन। सस्टेनेबल हैबिटेट वाला मिशन हो गया। वाटर मिशन हो गया। हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने का मिशन हो गया। ग्रीन इंडिया मिशन हो गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन हो गया। और क्लाइमेट चेंज के लिए मिशन हो गया। तो 8 मिशन चलाए थे, बहुत ज़रूरी है ये। इन्वायरमेंट के लिए 2-3 वीडियो में मैं करूँगा, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे डे वाइज का कंटेंट बढ़ता जाएगा। अभी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन भी आपके लिए बनाए हैं पूछने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपीपीएससी के लिए इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि वो जो क्विक प्लेलिस्ट है वो फॉलो करिए बस। इसमें एक चीज़ और है कि भैया साइंस डिपार्टमेंट इसमें से 2 मिशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। वो कौन कौन से हैं? हिमालय इकोसिस्टम वाला और क्लाइमेट चेंज वाला, ठीक है। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं। सहवाग को आप जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है। तो बस सहवाग को वर्ल्ड क्लास प्लेयर याद रखना है। सहवाग को यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज है, समझ लो उसके लिए जा रहे हैं बचाने। सहवाग जो है क्लाइमेट मिशन के लिए सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ऐसे समझ लो। तो सहवाग इज ए हाई क्लास प्लेयर। इससे क्या हो जाएगा? S से हो जाएगा सोलर मिशन, E से हो जाएगा आपका इनर्जी यहाँ पे देखिए, इनर्जी याद है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हमने किया था पंडित हरिहर वाला, भूल गए कि नहीं? भूल गए कि याद है? बताइए। वो वाला ऐसी चीज़ है, कई लोगों ने तो ये भी बोला था कि अब सोते से भी जो है जगह तो वो बता देंगे। वैसे वो ट्रिक बहुत सही बन गई है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना, और वो भी ऐसी चीज़ याद रखनी जो जनरली होती है कि पंडित जी मंत्र देते हैं, इसलिए। तो H से हो गया हैबिटेट, W से हो गया वाटर, G से हो गया ग्रीन, A से हो गया एग्रीकल्चर, C से हो गया क्लाइमेट चेंज, और H से हो गया हिमालय, ठीक है। 2 H हैं, एक है हैबिटेट और एक है हिमालय। कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना है। सहवाग HC, सहवाग हाई क्लास प्लेयर, बस खत्म बात। सहवाग HC, ठीक है। तो S से हो गया आपका सोलर मिशन, E से एनर्जी, H से हैबिटेट, W से वाटर, A से एग्रीकल्चर, G से ग्रीन इंडिया, H से ये आपका हिमालयन वाला, और C से क्लाइमेट चेंज। तो NAPCC और सहवाग हाई क्लास प्लेयर, ध्यान रखना 2008 में हुआ था, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसका मैंने अभी एक छोटू सा वीडियो दिया था आपको, NCR के कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया। इसमें ज़रूरी बात यह है कि यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। यूपी के कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। इसमें लेटेस्ट जो जिला जुड़ा था यूपी का, वो कौन सा था? शामली जुड़ा था 2017 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये NCR एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोग सेंसस का भी मैं सोच रहा हूँ कि छोटू सा वीडियो बना दूँ, हालांकि एक पापा वीडियो है उस पर, लेकिन एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताइए क्या कहते हो, बनाया जाए कि नहीं? बिल्कुल रिवीजन करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, NCR प्लानिंग जो बोर्ड एक्ट है, यानी कि NCRPB एक्ट, ये कब आया था जल्दी से बताइए। ये NCR का टोटल परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा के 13 जिले ऑफिशियल साइट में लिखा है, हालांकि 14। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं, और पूरा का पूरा दिल्ली है ही। तो उत्तर प्रदेश कितना NCR में कंट्रीब्यूट करता है? करीबन 27%। ये रामसर की पापा पिक है, मतलब कि एक ही पिक में सारे फैक्ट कवर करने की मैंने कोशिश की है, फिर भी एक आध चीज़ें छूटी गई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे कवर हैं, ठीक है। देखिए, टोटल इस समय रामसर की टोटल जो रामसर की साइट है वो टोटल कितनी है इस समय? 46, यानी 46 साइट हो गई हैं। लेटेस्ट 4 कौन सी जुड़ी हैं? 2021 में जो
2021 में जो रामसर साइट जुड़ी कौन कौन सी हैं, ये थोल लेक है गुजरात में, वाधवाना वेटलैंड है गुजरात में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में, और बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में। ठीक है, देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है तो इसमें इंग्लिश हिंदी वाली कुकू मत करिएगा। अब नाम तो यार इतना इतना तो जानो यार, ऐसा भी मत करो यार। देखिए इंग्लिश में एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि अगर कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी इंटरनेशनल नासा की साइट देख लो, कभी गवर्नमेंट की साइट देख लो, इंग्लिश में ही कंटेंट मिलता है। उसको किसी तरह जो है हिंदी में बनाया जाता है ट्रांसलेट करके, लेकिन हिंदी के लिए कंटेंट है नहीं ज़्यादा, उसके लिए कई सारी चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाता है। मैंने कोशिश करी है इसीलिए कि भैया इतना तो समझ में आ ही जाएगा ना कि ये आपकी थोल लेक है, ये गुजरात में है, वाधवाना है गुजरात में है, सुल्तानपुर हरियाणा, बिंदाबाद में ये हरियाणा में है। अब देखिए रामसर कन्वेंशन आया कब था, 1971 में। ईरान की सिटी है रामसर, जहाँ पे वेटलैंड का कन्वेंशन हुआ था, वहीं पे अडॉप्ट कर लिया गया 1971 में। फाइनली फोर्स में 1975 में आया, और इंडिया ने इसको कब यहाँ पे, इंडिया में कब फोर्स में आया रामसर कन्वेंशन, ये भी ध्यान रखना कि जो रामसर है वो वैसे 1971 में आया है, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया में 1975 में जो है फोर्स किया गया, इन्फोर्स किया गया, मतलब कि लागू हुआ पूरी दुनिया के लिए। ठीक, लेकिन इंडिया में 1982 में ये आया है। 1982 में इंडिया में रामसर कन्वेंशन को यहाँ पे मतलब रामसर कन्वेंशन को मान लिया गया, ये इंटर हो गया। इंडिया ने कब मतलब फाइनली रामसर कन्वेंशन में साइन किया, 1982 में, ध्यान रखिएगा। ये एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन में इंडिया ने कब साइन किए, क्या आंसर होगा, 1982, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं। वर्ल्ड की पहली रामसर साइट कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में है 1974 में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट ये कहाँ पे है, ये देखिए, ये सब मैंने लिखा हुआ है, टेंशन नहीं, कुकू नहीं। ये देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइट कहाँ पे, यूके में है 175, लेकिन एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बोलीविया में है। तो ये वर्ल्ड के कुछ फैक्ट हो गए। वर्ल्ड के फैक्ट चल ही रहे हैं तो एक और फैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी 2021 को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड्स एंड वाटर। ये पिक के माध्यम से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई। ये कुछ इंडिया के फैक्ट हैं कि भैया इंडिया में 46 है, उनमें सबसे बड़ा है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में है, सबसे छोटा है रेणुका। ठीक है, रेणुका बताइए कहाँ पे है, ये सब लिखा हुआ है, सारी चीज़ लिखी हुई। 3 टाइप के इंडिया के वेटलैंड है, इनलैंड है, ह्यूमन मेड है, और मैरीन या फिर कोस्टल वेटलैंड। एक और ज़रूरी तथ्य है यहाँ पे, मॉन्ट्रोग से रिकॉर्ड होता है, इसमें उन वेटलैंड को डाल दिया जाता है जिनके में मतलब इमीडिएट डेंजर होता है, कि मतलब बहुत एकदम तत्काल खतरा टाइप का है, अगर उनमें उन साइड को इसमें डाल दिया जाता है मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड में, कि इनको इनकी निगरानी करो ठीक से। ये है मतलब, पहले 3 साइटें थी, एक केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का अभी भी है, लोकटक लेक जो है केबुल लामजौप नेशनल पार्क बोलते हैं, जो कि मणिपुर में है, ये अभी भी है। चिल्का लेक को 1993 में हटा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए रामसर साइट में सबसे ज़्यादा अगर पूछ लेंगे तो सबसे ज़्यादा इस समय 8 हो गई उत्तर प्रदेश में। ओए ओए मज़ा आ गई, ये वाली चीज़, ये देखो ये 8 यहाँ पे लिखी हुई है, सारी चीज़ें एक एक लिखी हुई है। 8 उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी लेक हैं ये भी देख लो। नवाबगंज है, ये उन्नाव में है, पार्वती आगरा है, ये गोंडा में है, सामान बर्ड सेंचुरी या समन बोल सकते हैं इसको, ये ऑक्सबो लेक भी है। ये भी फैक्ट पूछ सकते हैं कि भैया यूपी की कौन सी रामसर साइट जो है वो ऑक्सबो लेक है। ठीक है, वो कौन सी, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी ये रायबरेली में है। सैंडी हो गई ये आपकी हरदोई में। सरसाई नवर झील ये इटावा में। सुर सरोवर को कीतम लेक भी बोलते हैं, ये ह्यूमन मेड है, मानव द्वारा निर्मित है ये सुर सरोवर, आगरा में है ये। ठीक है, अपर गंगा से सबसे पहली वाली थी जिसको रामसर साइट घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये ब्रजघाट से लेकर नरोरा स्टेज तक है, बुलंदशहर में है ये। तो ये 8 हो गए। एक और चीज़ है कि भैया शहीद, ये नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। 2015 में इनका नाम चेंज कर दिया गया था। बाकी एक रामसर के लिए मैं पापा पिक बनाऊंगा, उसमें मैप से दिखाऊंगा 46 जो रामसर की साइट है उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए याद रखिए कि 8 यूपी में है, टोटल 46 है, एक बिहार में है, बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं, एमपीपीसीएस वाले भी देख लीजिए। एमपी में भी एक ही है सिर्फ, भोज वेटलैंड। ठीक है, और उसके नंबर 2 पे है पंजाब। पर जो जिस राज्य का दे रहा हो वो अपना अपना राज्य का देख ले। लेटेस्ट वाली ज़्यादा जरूरी है, 2021 में 4 बनाई गई हैं अभी तक। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे है अभी, वैसे मैं इसका पापा पिक बनाऊंगा एक वीडियो, उसमें मैप से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, 8-10 मिनट का होगा वीडियो। नॉर्दर्न मोस्ट रामसर साइट बताइए और साउदर्न मोस्ट रामसर साइट बताइए, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट बताइए। देखिए, जो भी इस वीडियो में कमेंट करेगा, जब डे 2 का वीडियो बनाया जाएगा उसमें इस वाले वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन सबके अगर सही आंसर दिए तो आपका कमेंट दूसरे वाले वीडियो में आपके नाम सहित दर्शाया जाएगा। इससे कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये है कि बस पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन्वॉल्व है आप, ये मेन चीज़ है। देखिए, 8 रामसर साइट ये यूपी में मैंने अलग से भी लिख दी है, सारी चीज़ें बता दी हैं भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। ये क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं, ये वाली मैंने ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा। सुब्बू भैया नेपाल जाते हैं, क्यों जाते हैं ये आपको पता ही है, सुना तो होगा ही आपने कि नेपाल आखिर क्यों जाते हैं लोग, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री वाले इलाकों में क्यों नेपाल जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो है बच्चे ज़रूर जानते होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के सीधे साधे बच्चे ज़रूर जानते होंगे। खैर, ये वाली चीज़ देखिए, ये पाकिस्तान से अगर जो इंडिया 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री शेयर करती है, पाकिस्तान की लड़कियों को पीजे बहुत पसंद है, ठीक है। वो लोग को जो है सेंस नहीं है ज़्यादा, समझ लीजिए कि पीजों पे हंस देती हैं वो पाकिस्तान की लड़कियाँ। वैसे मेरा किसी लड़की के लिए प्लीज़ कोई कमेंट नहीं, ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो पाकिस्तान की गर्ल पीजे यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 हैं जो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। GRL पीजे। सबसे बड़ी बाउंड्री पाकिस्तान की राजस्थान के साथ है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है। और फिर चाइना, चाइना किसको पसंद है, शालू दीदी, शालू दीदी चाइना बहुत पसंद करती हैं। वो वाला गाना नहीं सुना है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूँगा वो मेरी शालू। तो यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि सुब्बू भैया जो हैं वो चाइना जाते हैं सालू जी से मिलने, ये भी आप समझ सकते हैं। हालांकि इसको किसी भी जो है तरीके से जोड़ने की कोशिश ना की जाए, मेरा सिर्फ और सिर्फ प्योर एक इंटेंशन ये कि आपको याद रहे ये बाउंड्री, बस आपके मन में कोई गलत ख्याल आ रहे हैं तो वो आपकी सोच है, ठीक है। तो ये शालू दीदी चाइना की हैं, ध्यान रखिएगा। शालू दीदी या तो शालू दीदी चाइना बहुत जाती हैं, सिब्बू भैया भी चाइना जाते हैं, दोनों यहाँ मिल नहीं पाते हैं, दोनों प्यार मोहब्बत करने चाइना जाते हैं। साफ बात, ऐसे समझ लो, किसी तरह ट्रिक से समझो। तो शालू दीदी चाइना वाली, ठीक है। तो शालू से क्या हो गया, एस से हो गया आपका सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, एल से हो गया लद्दाख, और यू से हो गया उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो है नहीं चाइना से लगा हुआ, इतना तो जानते ही होगे आप। एक बार तो मैप देखना जरूरी है। देख रहे हैं आप, ये चाइना है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये छोटू सा सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। सबसे बड़ी बाउंड्री चाइना के साथ जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। उसके बाद नेपाल, सुब्बू भैया बहुत जाते हैं, आप समझ लीजिए सुब्बू भैया हैं ये नेपाल चले गए। उत्तर प्रदेश के सुब्बू भैया हैं वो नेपाल जाते हैं और सालू दीदी से मिलते हैं, ऐसे कुछ समझ लीजिए, ठीक है। याद रखना है, ट्रिक ट्रिक पे फोकस करिएगा, हंसिए मत ज़्यादा, ठीक है। खैर, ये नेपाल में सुब्बू, सुब्बू से क्या हो गया, एस से हो गया आपका सिक्किम। ये वाला पीटी में क्वेश्चन आया था, याद है, याद है कि नहीं, ये वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, एक बार ध्यान से सुन लो। एस से सिक्किम हो गया, यू से हो गया उत्तराखंड, बी से हो गया बिहार, बी से हो गया बंगाल, और यू से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों से शेयर करता है नेपाल बाउंड्री। फिर जो है भूटान को आपको पता है, भूटान एक शांति प्रिय देश है, वॉर्स नहीं पसंद है ज़्यादा, ज़्यादा कुकू नहीं पसंद है भूटान को, कोई युद्ध नहीं लड़ता है ज़्यादा। तो भूटान की बाउंड्री किससे किससे, एक है सिक्किम, एक है वेस्ट बंगाल, एक है असम, और एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो भूटान को वॉर नहीं पसंद है, तो डब्लू आपसे हो गया ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। ए से हो गया असम, ए आर से हो गया अरुणाचल, और एस से सिक्किम। इस तरह से थोड़ा याद रख सकते हैं, थोड़ा ट्रिक में, क्योंकि भूटान में आपने देखा होगा ज़्यादा कोई लड़ाई नहीं होती है, ज़्यादातर हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटानी जो है काफ़ी खुश रहते हैं, मतलब कुल मिला के। अरुणा मामी ये म्यांमार की हैं, अरुणा मतलब कि अरुणाचल, ठीक है। अरुणा यानी कि ये नागालैंड, और मामी यानी कि मणिपुर और मिजोरम, ठीक। ये आपको पता है कि बांग्लादेश में दीदी झंडा लिए खड़ी हैं, जो भी बांग्लादेशी इंटर करने की कोशिश कर रहा है दीदी उसकी हेल्प कर देती हैं, बांग्लादेश से जो भी माइग्रेंट हैं इंडिया में कोशिश। ये वाला भी सिर्फ एक ट्रिक है, हो सकता है ये भी हो कि भैया दीदी जो है बांग्लादेश से आने वाले इलीगल माइग्रेंट को रोक रही हूँ, तो कुल मिला के दीदी खड़ी है वहाँ पे, ये समझिए। दीदी कौन है वो आप सब जानते हैं, बांग्लादेश में खड़ी झंडा लिए, और जो है अपने देश में 5th शेड्यूल नहीं लागू होने दे रही हैं, लेकिन बांग्लादेशियों को इंटर कराने पे यहाँ पे
जिद किए हुए हैं। तो ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि भैया AMTM क्या हो गया, AMTM मेमी, याद है ना, फिफ्थ जो शेड्यूल है वो AMTM में लागू नहीं होता है। AMTM क्या हो गया, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, और मेमी है ये, क्योंकि ये आपका मेघालय और मिजोरम, यहाँ पे मेमी है, मामी नहीं है। मामी का क्या हो गया, मणिपुर, MA है वो, ये मेमी है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो बांग्लादेश का याद रखेंगे आप। बांग्लादेश में दीदी खड़ी हैं, बांग्लादेश के बगल में दीदी। आपने देखा होगा वैसे भी वेस्ट बंगाल में हमेशा इलेक्शन में मुद्दा उठता है कि बांग्लादेश से क्यों भैया इलीगल माइग्रेंट को वेस्ट बंगाल में दीदी घुसा रही हैं। ये तो ये वाली चीज़ समझिए आपकी, दीदी जी जो हैं वो बांग्लादेश से या तो इलीगल माइग्रेंट को घुसा लेती हैं यहाँ पे, मतलब इंडिया में, और उसका बाद में वोट का मिसयूज़ हो सकता है। या फिर आप वैसे भी समझ सकते हैं कि दीदी खड़ी हैं वहाँ झंडा लिए कि कोई भी बांग्लादेश का इलीगल माइग्रेंट नहीं आने देंगे हम, और ना ही फिफ्थ शेड्यूल लागू होने देंगे। समझ रहे हैं, फिफ्थ शेड्यूल क्या है ये आप जानते हैं, पॉलिटी की चीज़ है, यहाँ पे ट्रिक के लिए मैंने सिर्फ यूज़ करी है। तो इस तरह से हो गई ये सारी ट्रिक। उसके बाद ये वाली मैंने एक पापा पिक बनाई थी, आपको याद होगा, ये देखिए इंडिया के इंटरनेशनल, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, बचपन में MBA किया, जब आप समझ लीजिए कि सुब्बू भैया जो है नेपाल जाते हैं शालू दीदी से मिलने, समझ रहे हैं, शालू दीदी चाइना से आ जाती हैं। तो ये वाली चीज़ जो है, जब आप इतना सारे जो कर्म कांड करे बैठे हैं तो आप बचपन में MBA तो कर ही लिए होंगे। ये वाली चीज़ है। BA से हो गया बांग्लादेश, यानी कि इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे बड़ी है, करीबन 4100 किलोमीटर। CH से हो गया चाइना, सेकंड वाली इंडिया चाइना की है, करीबन 3500 किलोमीटर। P से हो गया पाकिस्तान, थर्ड बाउंड्री इंडिया की पाकिस्तान की 3300 के करीबन। ठीक है, N से हो गया नेपाल, इंडिया नेपाल की 1751 किलोमीटर की है। MBA से हो गया म्यांमार वाली बाउंड्री है, 1643, माफी चाहेंगे। और B से हो गया आपका ये भूटान, 699 किलोमीटर इंडिया के साथ शेयर करता है। और A से हो गया आपका अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर शेयर करता है। इंडिया के लैंड बॉर्डर हो गए, ये इंडिया के कोस्टल स्टेट हो गए। देखिए इंडिया के कितने कोस्टल स्टेट हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। 9 कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है, और 4 यूनियन टेरिटरी हैं, ये लद्दाख, सॉरी नहीं, ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ये तो 2 हैं ही। एक आपकी जो है अरेबियन सी में है, एक बे ऑफ बंगाल में है, दमन एंड दीव और पुडुचेरी भी है। दमन एंड दीव को में दादरा एंड नगर हवेली मर्ज करके बहुत बड़ा सा लंबू सा नाम हो गया है, वो आपको याद होगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ मेनली। अब देखिए जो कोस्टल लाइन है सबसे बड़ी तो वैसे किसकी है, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लेंथ किसकी है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है, 1912 किलोमीटर की है। लेकिन राज्यों में सबसे बड़ी है गुजरात की, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो कोस्ट लाइन किसकी किसकी, अंडमान निकोबार की ओवरऑल सबसे बड़ी गुजरात की स्टेट में है, तमिलनाडु नंबर 2, फिर आंध्र प्रदेश, फिर जो है महाराष्ट्र। ठीक है, और सबसे छोटी जो कोस्टल लाइन है वो आप देख सकते हैं कि राज्यों में गोवा की है और वैसे दमन एंड दीव की है। ठीक है, टोटल मिला के कितनी लेंथ है कोस्ट लाइन की, 7517 किलोमीटर है। मेन लैंड पे करीबन ये जो है 5400 के आसपास है। आइलैंड टेरिटरी में यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिला के 2094। ये देख रहे हैं आप, 9 स्टेट देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोस्टल स्टेट जहाँ पे कोस्ट है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। समझ रहे हैं बात आप। और कोस्टल में 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हो गई भैया, एक तो आपको ये पता ही है, ये आपकी हो गई कौन सी है, ये लक्षद्वीप वाली पूरी, एक ये अंडमान निकोबार वाली हो गई, ठीक है, एक पुडुचेरी वाली हो गई, एक इधर जो है मिला के दमन दीव और वो जो है दादरा नगर हवेली हो गई। ठीक, तो ये है कुल मिला के इंडिया की लैंड बॉर्डर कितना है, करीबन 15,000 किलोमीटर के आसपास है, 15,600। ये मैंने आपको बता दिया। बांग्लादेश में क्या याद रखना है, AMTM, दीदी फिफ्थ शेड्यूल लागू नहीं होने देंगी। और बांग्लादेशियों को या तो खदेड़ रही हैं या बुला रही हैं, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से समझिए। चाइना कौन जाता है, सालू दीदी। किससे मिलने, नेपाल के जो सुब्बू भैया उनसे मिलने। पाकिस्तानी लड़कियों को पीजे बहुत पसंद है, बहुत हंस देती है। ठीक है, फिर म्यांमार में अरुणा मामी रहती है। भूटान को वॉर्स नहीं पसंद है। अफगानिस्तान में सिर्फ कुछ नहीं, एक लद्दाख है। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल के साथ है, फिर चाइना की अरुणाचल प्रदेश के साथ है। अरुणाचल प्रदेश जिसके साथ रहता है सबसे बड़ी बाउंड्री है सभी केसेस में, सिर्फ जो भूटान के केस में असम है।
पाकिस्तान की राजस्थान सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, नेपाल की बिहार, म्यांमार की जो है आपकी म्यांमार की कौन सी होगी, अरुणाचल प्रदेश, और भूटान की असम। अफगानिस्तान की तो एक ही बाउंड्री है सिर्फ, लद्दाख से शेयर करता है। ये एसडीजी आपको याद होगा 17 एसडीजी। पंडित देखो ये वाली अगर ट्रिक आपने नहीं देखी तो देख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक किसी ने ऐसी ट्रिक नहीं बनाई होगी। आप भले ही कुछ ट्रिक वाले देखिए, मैंने देखा है कई सारे जो ट्रिक वाले यूट्यूब में चलाते हैं या फिर वैसे बुक वुक छापते हैं, वो मेरी कई सारी ट्रिक को अपने आप जो है बिना क्रेडिट दिए चोरी करके कर लेते हैं, छाप देते हैं और फिर अपना क्रेडिट ले जाते हैं। खैर मेरा ये उनको कोई मकसद नहीं है, ये तो काम ही है उन लोग का। मैं जेन्युइन कंटेंट के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये जो ट्रिक बनाई है इसको रट लो, आपके प्री में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया उन्होंने। तो ये पंडित क्या हो गया, पॉवर्टी। ठीक है, ये सब मैंने बताई, पूरी ट्रिक देख लीजिएगा, 7 मिनट की है सिर्फ, तो इसको आपको याद होगा ही। ठीक है, इसलिए एक रिवीजन कराने के लिए था। तो पंडित हरिहर, हर से हो गया क्या, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलनेस, मतलब गुड एंड वेलबींग। ये इसका ये मतलब है कि आपको पता हो 17। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये रट इसलिए लीजिएगा क्योंकि कई सारी स्कीम होती है। मान लो वाटर से रिलेटेड कोई स्कीम आई, टैप वाटर जो देने का लक्ष्य रखा गया, समझ रहे हैं, तो उसमें ये पूछ सकते हैं किस गोल से रिलेटेड है। एक बार ट्रिक रटी रहेगी, हमेशा जो है सब कुछ हो जाएगा, सब याद रहेगा। देखो पंडित हरिहर मैंने क्या बताया था, पावर्टी, हरी यानी कि हंगर, क्योंकि पहले भूख आएगी, भूखा आदमी जब उसको खाना वाना मिल जाएगा तभी तो उसकी हेल्थ बनेगी, तो इससे जो है एच वाला हो गया। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड मतलब क्वालिटी एजुकेशन, ई, और गए यानी कि जेंडर इक्वलिटी, वहाँ यानी कि वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वहाँ उन्होंने, वहाँ ये इंग्लैंड, हाँ वहाँ इंग्लैंड यानी कि एनर्जी, ठीक है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की ग्रोथ, ये डिसेंट वर्कन इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन यानी कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देख के इंडिया यानी कि इनक्वालिटी। ठीक है, तीन तीन क्या जो है, तीन क्या मंत्र दिया था, तीन कपूर, सिटी, सिटी मतलब अब जब कपूर जो है ज़्यादा बढ़ गया, सब लोग सिटी की तरफ लेने दौड़े, कंजम्पशन बढ़ गया, और फिर जो है इसीलिए पुलिस एक्शन में आ गई। याद है वो ट्रिक, याद है कि नहीं, 3 कपूर, 2 लहसुन और 2 प्याज, ये वाली चीज़। एक चीज़ और एसडीजी में बताना चाहूँगा, 17 गोल हैं, 169 टारगेट है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, अगर कहीं आ जाए तो ये नॉन लीगली बाइंडिंग है, ध्यान रखिएगा। 2015 से 2030 के लिए है ये। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अच्छा, इसकी ये एक बात बताइए, एसडीजी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की नोडल एजेंसी कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक आध वीडियो और लगेगा, इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है सारे खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 वीडियो और लग सकते हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले ये हैं, अब देखिए ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको। ये 6 चीज़ें हैं, जल्दी से बताइए। ये 1 मिनट पॉज कर लीजिए वीडियो को और बताइए। देख लिया? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। साइलेंट स्प्रिंग बुक 1962 में आई थी, ये 1986। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये 1974, ये 1977। 1981 में एयर वाला आया। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी आपकी 1983। सब कुछ लिखा हुआ है। ये नीति आयोग के डॉक्यूमेंट का इंग्लिश है। ये इंग्लिश आपको पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक्ट एक्ट देखना है जो फैक्ट वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ए था इसका आंसर। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 1 3 4 5 6 और 2। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखिए, ये वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल वाला 1974 में, वाटर से 1977, एयर पोल्यूशन वाला 1981, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। ये नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक्ट देखने हैं इससे। एक एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद यहाँ पे जो है किया गया था, और वो तो ये एक्ट, अम्ब्रेला एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाले को। साइलेंट स्प्रिंग बुक, ये रेचल कार्सन है, एक अमेरिकन है, इसकी बुक है ये। ठीक है, और ये 1962 में आई थी। ये बहुत पहले जो है इन्वायरमेंट के जो है इनिशियल जो प्रयासों में से एक है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे, उसी के रिलेटेड ये बुक है। दूसरा क्वेश्चन भी बताइए, इनमें से 1972 में क्या क्या हुआ था। ये 6 चीज़ें लिखी हैं। ये पब्लिकेशन हुआ था लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का, ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट, या वियना कन्वेंशन, अर्थ समिट, किगाली एग्रीमेंट, या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। बताइए इनमें से क्या हुआ था, पॉज करके बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 6, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, बी कैसे हो जाएगा वो समझिए। देखो ये लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट आई 1972 में,
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। इसी कॉन्फ्रेंस को मैग्ना कार्टा ऑफ इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी इसी के बाद से मनाते हैं। यूएनईपी भी इसी के बाद से बनाता है, इसी का परिणाम है मतलब। ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है, सतत विकास, मतलब ऐसा विकास करो कि अपना भी विकास करो लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसका विनाश ना करो। समझ रहे हो, ये बात है। ये जो पहला टर्म वो हुआ था सबसे पहले ब्रुंटलैंड कमीशन 1987 में लिया गया था। वियना कन्वेंशन 1985 में हुई। ये ओजोन से मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पहले की इवेंट है। आर्थ समिट 1992 में हुई। किगाली एग्रीमेंट किगाली एग्रीमेंट अभी देख लेते हैं, 2019 में आया था शायद। ये है चीज़ें। अब देखिए ये सब लिखा हुआ है। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है या फिर जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलते हैं, ये 1972 में हुआ था। इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, सिर्फ आपको डेट और वो देखने ईयर, इंग्लिश नहीं पढ़नी है पूरी, ठीक है। यूएनईपी इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से निकला था। किगाली एग्रीमेंट 2019 में आया, बस इतना याद रखना है बस। इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन का जो है यहाँ पे कंसंट्रेट है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इनको भी आप रिड्यूस करो, 80% से ज़्यादा रिड्यूस करो 30 साल के अंदर, ठीक। ये एक चीज़ है। उसके बाद ये देखिए लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 की, सिर्फ इतना ईयर पढ़ना है बस। किसने दी थी एक लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट? क्लब ऑफ रोम। ये बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है भैया? देखो बस इतना याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ 16 सितंबर 1987 को, इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 1989 को। वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये साइन हुआ 1985 को और इफेक्टिव हुआ 1988 को, ठीक है। ये चीज़ है। ब्रुंटलैंड कमीशन को ये भी बोलते हैं WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी से एक रिपोर्ट आई थी जिसको ब्रुंटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। 1987 में ये रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इसी रिपोर्ट ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को प्रमोट कर दिया था। बस इतना जानना है, बाकी ज़्यादा कुकू नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो आवर कॉमन फ्यूचर। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन में लगातार हमारे जो फ्री टेलीग्राम है उसमें पूछते रहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंक्लूड क्या क्या है? पॉवर्टी मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन या फिर कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट पॉपुलेशन, ये ऊपर की तीनों चीज़ें हैं भैया, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें से 1987 में क्या क्या हुआ अभी मैंने आपको बताया 2-3। लिमिट टू ग्रोथ कब आई? 1972 में। ब्रुंटलैंड कमीशन कब आई? 1987 में। आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और 3 वाला क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 में ये हुआ था इनफोर्स या साइन। अभी दिखाया था कि नहीं? ये भूल गए? ये देखो, ये है। ये सारी पिक मैंने डाल दी है मेन टेलीग्राम में, अब उसको रिवीजन करते रहिए। जितना डे वाइज में हो पाएगा उतना करेंगे, अदरवाइज रिवीजन तो चल ही रहा है। अच्छा, ये एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें बड़ी समस्या है सब। एयर में 4th मोस्ट एबंडेंट गैस कौन सी है? वो है आपकी, कौन सी होगी? आर्गन है ये, ठीक है। इसमें नहीं लिखा है इसीलिए। ये नासा का वो है, मतलब नासा की साइड से लिया हुआ है ये। एयर में क्या क्या है? 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है करीबन 21%। थर्ड लार्जेस्ट जो गैस है वो ऑर्गन है, आर्गन बोलते हैं जिसको, आर्गन, ठीक है, 0.93। और 4th लार्जेस्ट है CO2। हालांकि यहाँ पे 0.0407% है, लेकिन अपना आयोग जो है वो नासा से भी ज़्यादा क्योंकि रिसर्च करता है, इसीलिए जो UPPSC आयोग है वो 0.036 CO2 का मानता है और 4th लार्जेस्ट मानता है इसको। इसके बाद और भी ट्रेस गैसेज हैं, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जिनॉन भी लिखा है कहीं कहीं, ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये सारी ट्रेस गैसेज हैं। ये इंटरनेशनल ईयर हैं UN के द्वारा, हर बार बहुत सारे ईयर करते हैं। मेरा मानना है इतना तो नहीं कोई कर सकता है, लेकिन कम से कम 2021 वाले ज़रूर पढ़ लीजिए, क्या पता एक कोई टकरा जाए। 2021 क्या क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीस और ट्रस्ट। तो इसी के साथ ये सेशन खत्म हुआ। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए भैया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक कितनी थी? कितना स्कोर था? कितनी कंट्री की रैंकिंग हुई है? पहली और लास्ट कंट्री कौन थी? ये बताइए, यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 2021 की थीम बताओ। ये सारे क्वेश्चन अभी तक जितने मैंने इस वीडियो में पूछे हैं सारे अगर आपने एक ही साथ आंसर दिए तो Day 2 वाला जब वीडियो पब्लिश होगा तो आपका एक कमेंट होगा
लेकिन सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। बताइएगा ज़रूर। एक ये पीडीएफ चाहिए या फिर मतलब पीडीएफ की जितनी भी मैंने पिक्स हैं सारी मैंने इस टेलीग्राम में डाल दी हैं। इस टेलीग्राम को तुरंत फॉलो कर लो, सारी मिल जाएंगी। ठीक, इसमें जो है कई सारा और भी क्विज चलता रहता है। यूपी पीसीएस और आरओ वाले ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। एससीएस डेली क्विज, इसमें क्विज डेली चलती रहती है।